क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मिड टर्म एग्जामिनेशन का फिजिक्स का पेपर है उन सभी बच्चों के लिए अपडेट रहने वाली है। इस वीडियो में आपसे एक ना फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्हीं बच्चों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा ना तो फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके पेपर में जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्हीं बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब से कर लेना और इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जैसे दबा देना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन देन इट्स एक्सलेशन इज। यहाँ पर ना आपको एक्सलेशन बताना है कि एक्सलेशन क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम टेकन के, यानी कि टाइम के। तो फिर यहाँ पर ना आपको ये बताना है कि एक्सलेशन क्या होगा। आपको पता होगा कि जो आपका एक्सलेशन होता है वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस का होता है, ठीक है, d2x/dt² होता है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका डिस्टेंस है ना उसका आपको डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये आ जाएगा आपका एक कांस्टेंट k मान लिया मैंने। तो यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ k इज योर कांस्टेंट। और यहाँ पर से अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका dx/dt और ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी और बराबर ये हो गया आपका k, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मैं इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करवाऊँ तो आपको मिलेगा एक्सलेशन। तो ये हो जाएगा आपका d2x/dt², जो हो जाएगा आपका यहाँ पर से जीरो, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया जो आपका एक्सलेशन है वो यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपका जो एक्सलेशन है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया था टाइम के, तो यहाँ पर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, आपका आएगा एक कांस्टेंट और यहाँ पर से दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, आपका आंसर आ गया जीरो। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना एक बॉडी गिवन है जो स्टार्ट होती है रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी जो है इनिशियल जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी ये होगा आपका यहाँ पर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो के बराबर, क्योंकि जो है इनिशियल स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इफ इट ट्रेवल्स विथ एन एक्सलेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक्सलेशन पता हो गया कि एक्सलेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सलेशन। और यहाँ पर आपको ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, डी आपको यहाँ पर फाइंड करना है और डी को आप एस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ना आपको टाइम गिवन है 3 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं तो हाफ ये हो गया आपका एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ AT²। तो एस इजिकल टू इनिशियल स्पीड जीरो है तो मल्टीप्लाई बाय टी प्लस में 1/2। एक्सलेशन है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है आपका 3 सेकेंड तो 3 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, स्पीड की डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आपका यहाँ पर से 0 + 9, तो 9 मीटर जो है आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपके पास एक गन है जिसका जो मास है वो यहाँ पर आपको गिवन है 1000 kg है गन का मास। और यहाँ पर आपको बोला गया फायर्स अ सेल ऑफ मास 2 kg। एक आपके यहाँ पर मैं गन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको आप यहाँ पर गन मान सकते हैं। ये जो है आपकी एक गन है और यहाँ पर से ना एक आपकी जो है एक शेल को फायर किया जाता है। तो ये आपके गन है, इसमें से एक शेल को फायर किया जाता है, यानी कि एक इसमें से बारूद फायर किया जाता है जिसका जो मास है, इसका मास है आपका 2 kg और इस गन का मास है आपका 1000 kg। और इस गन की जो वेलोसिटी है वो है आपकी इस सेल की जो वेलोसिटी है इस सेल की वो है आपकी 200 मीटर पर सेकेंड। तो ना आपको ये बताना है कि जब इस बुलेट को हम फायर करेंगे, यानी कि इस सेल को जब हम फायर करेंगे तो फिर इस गन में कितना रिकॉइल आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको पता ही है P मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो
m1v1 बराबर m2v2 हो जाएगा। मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर m1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ मास ऑफ गन को, तो मास ऑफ गन है आपका 1000 kg और वेलोसिटी हमें इसकी निकालनी है कि कितना रिकॉल आएगा, बराबर में m2। इस सेल का जो मास है वो है आपका 2 kg और इसकी वेलोसिटी की बात करें तो 200 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर से v1 बराबर 2 इंटू 200 बट्टे में 1000, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा आपका 5। तो v1 बराबर 2/5, इसको इससे डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से जो है ये रिकॉइल करेगा 0.4 मीटर पर सेकेंड से। बाकी आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है कि आपकी जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो आपकी मास, जो बॉडी का मास होता है ना, उसके डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, या यहाँ पर क्या होगी। तो ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट, दूसरा आपका डिपेंडेंट, और बाकी आप ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। बाकी इन दोनों में से आप आंसर बता सकते हैं कमेंट में। और बाकी अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, स्मॉल जी, वो बॉडी के मास के, यानी कि कोई सा भी अगर बॉडी है ना तो उसके मास के इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब क्यों होगा वो भी आप सुन लें। यहाँ पर जो है, और कोई सी बॉडी है जो अर्थ की सरफेस पे है तो फिर उस पर फोर्स लग रही होगी mg, और ये आपका बराबर होगा जी एम, जो होगा आपका मास ऑफ अर्थ, और दूसरा मास होगा उस बॉडी का डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जो अर्थ की रेडियस है। ठीक है, तो m से m कट जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों मास है बॉडी का। तो g बराबर कैपिटल G अपॉन कैपिटल G इंटू एम ई, बोले तो मास ऑफ अर्थ, एंड अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी g की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये डिपेंडेंट किस चीज पे जो है ये डिपेंड करती है। ये मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो है कैपिटल G पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ बॉडी पर ये डिपेंड नहीं करती, तो इंडिपेंडेंट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया ना कि आपको यहाँ पर ड्राइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले ना आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं उनको यहाँ पर याद करना होगा, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जब आप लोगे तभी आपका जो है यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपका प्रूफ हो पाएगा। या तो आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, या तो आप इसको याद कर लें, तो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन होता है dv ओवर dt। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो ए डी टी बराबर dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट आ जाएगी आपकी v की। तो v जो है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, तो वो होता है आपका u, और फाइनल वेलोसिटी डेट इज v, और यहाँ पर टाइम जो है इनिशियल टाइम था 0 और फाइनल टाइम था t। तो यहाँ पर a आपका कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो 0 से लेकर t तक बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जाएगा v, और u से लेकर v तक। तो एक बार ऊपर वाली लिमिट को इसके अंदर रखते हैं t, और एक बार नीचे वाले को, और इन दोनों के बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं, बराबर एक बार ऊपर वाली लिमिट को, एक बार नीचे वाली लिमिट को। तो फाइनली आपको यहाँ पर ऐसा आपका आंसर मिल जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, यू को इधर ले आते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर जो है ड्राइव करना है। तो यहाँ पर ना आपको मैं बता दूं, ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पर इसको कैलकुलस से ड्राइव कर रहा हूँ। ऊपर वाली को भी मैंने कैलकुलस से ड्राइव किया था, कैलकुलस से, तो ऊपर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलस। तो कैलकुलस से जो है मैं इसको यहाँ पर ड्राइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस वजह से मैंने कैलकुलस लिख दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो आपको पता होगा जो आपका वेलोसिटी होता है वो होता है डी एक्स ओवर डी टी, और यहाँ पर से दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वी डी टी बराबर डी एक्स। अब मैं यहाँ पर ना v को ओपन करके u प्लस ए टी लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने जो है ऊपर से ड्राइव किया है, जो v होता है वो आपका u प्लस ए टी होता है। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया u प्लस ए टी, और यहाँ पर लिख दिया आपका डी टी बराबर डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर x तक,
और यहाँ पर इसकी लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर आप यहाँ पर एक्स भी ले सकते हैं या एस भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एस लिया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर एस लिया है, बाकी एक्स ले लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एस ही ले लेता हूँ। और यहाँ पर ये हो गया आपका टी की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर टी तक, ठीक है। अब यहाँ पर से u का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा आपका u और ये आ जाएगा आपका t, तो 0 से लेकर t तक। और ये हो जाएगा आपका प्लस में a, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टे 2 और ये 0 से लेकर t तक बराबर ये हो गया आपका s, ठीक है। तो यहाँ पर से s इज इक्वल टू में एक बार ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं, ये हो जाएगा आपका t माइनस 0 प्लस में हाफ को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, हाफ a और ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ पर से फाइनली हो गया आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही आपको यहाँ पर ड्राइव करना था और यहाँ पर ये जो है आपका ड्राइव हो गया। 7th में आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपकी जो सबसे पहले जो यहाँ पर डेरिवेशन है उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से। अब यहाँ पर जो है आपका एक नया फॉर्मेट आएगा, वो आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है आपका डी ओवर डी टी और यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो ये होता है आपका डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना वेलोसिटी का टर्म लाना चाहता हूँ, इस वजह से मैं ना ऊपर नीचे डी एक्स बाय डी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, क्योंकि हमने एक ही क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो डी एक्स ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी के बराबर था, तो ये हो गया आपका ए बराबर वी डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। डी एक्स को उधर भेज देता है, ए इंटू डी एक्स बराबर वी डी वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर से ये हो जाएगा आपका ए डी एक्स बराबर में वी डी वी हो गया। अब यहां पर से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो लिमिट आपकी कौन सी आएगी वो डिसाइड करता है डी के बाद में जो टर्म लिखा है, यहाँ पर लिखा है एक्स, तो डिस्टेंस है 0 से लेकर एस तक और यहाँ पर ये है आपका v, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका a, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है आपका x और 0 से लेकर s तक, ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया आपका u से लेकर v तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका as बराबर 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2as और ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यू स्क्वायर को इधर ला रहा हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया और यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ना टॉर्क और वर्क डन का, वो आपस में इक्वल होता है। तो टॉर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क होता है आपका आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी की पावर -2। किसी की डायमेंशन याद हो या फिर ना हो, आपको फोर्स की जरूरत से याद होनी चाहिए। और डिस्टेंस की होती है आपकी एल। तो फाइनली ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हो गया आपकी डायमेंशन। और ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना, इसके जो है आपके 1 नंबर होते हैं। तो ये हो गया आपके टॉर्क की डायमेंशन। और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है आपका एफ डॉट एस। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 और डिस्टेंस की आपकी डायमेंशन एल। तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो आपको एक रिजल्ट के तौर पर भी याद रखना कि ये दोनों जो है, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो आपस में सेम होती है और इक्वल होती है, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर बोला गया कि एक आपका इंसेक्ट है जो ट्रैप हो जाता है एक सर्कुलर ग्रूव में। एक आपका सर्कुलर ना जाल है, एक इंसेक्ट आके इसमें जो है ट्रैप हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जो है किसी वजह से बंद हो जाता है। और यहाँ पर जो है ये ना इसकी रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर की। और यहाँ पर ये आपको बोला गया कि यहाँ पर जो है ये घूमता रहता है और ये 100 सेकंड में 7 रिवॉल्यूशन लेता है। यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेने में इसका जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे हम यहाँ पर टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन होगा, 1 सेकंड हो गया, यहाँ पर इसने इस वाले पेन ने कितने रिवॉल्यूशन लिए, इसको कहते हैं हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी।
और यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एंगुलर एंड लीनियर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड की बात करें जो कि होता है आपका ओमेगा, दिस इज 2 पाई न्यू, और न्यू जो होता है आपका फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, यानी कि एक सेकंड हो गया, यहाँ पर इस वाले पेन ने कितने रिवॉल्यूशन लिए उसको हम यहाँ पर कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक सेकंड की हम जो है यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, 7/100 हो जाएगी। तो एक सेकंड में ये इतने रिवॉल्यूशन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ओमेगा बराबर 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और न्यू की वैल्यू ये होगी आपकी 7/100। 7 से 7 कटा, ओमेगा की वैल्यू आ गई 44/100, तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड। तो इतने सेकंड जो है, इतने रेडियन पर सेकंड जो है आपकी होगी एंगुलर स्पीड। और अब आपको लीनियर स्पीड चाहिए, तो लीनियर स्पीड की बात करें तो ये होता है आपका v। और मैंने आपको पिछली क्लास में जो है रिलेशन पढ़ाया था v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहाँ पर ये जो है आपका लीनियर स्पीड है और ये है आपका एंगुलर स्पीड। तो आपको एंगुलर स्पीड यहाँ पर नोन है और यहाँ पर आपको रेडियस भी पता है, तो यहाँ पर से क्या आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, v की आसानी से निकल जाएगी। ओमेगा है आपका 0.44, रेडियस है आपकी 12 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 12/100 हो जाएगा इतने मीटर। तो 12/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 12 4 जा हो गया आपका 48 और 12 4 जा 48 और ये 52, दो के बाद पॉइंट है, डिवाइड बाय 100 है, 10⁻⁻²। इतने मीटर पर सेकेंड आपकी क्या आ गई, ये आ गया आपकी लीनियर स्पीड। अगर आपसे बोला जाए कि इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालो तो सेंटीमीटर के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। इससे ये गया तो वेलोसिटी आ गया आपकी 5.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी लीनियर स्पीड। 10th क्वेश्चन की बात करें, ये आपका एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा गया है, पिछली बार भी आया था मिड टर्म एग्जामिनेशन में, तो इस बार चांसेस है कि आ जाए। तो यहाँ पर ना आपको बोला गया कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, तो आपको ना यहाँ पर उस पार्टिकल का जो मोशन है वो इस प्रकार से डिफाइन किया गया है और यहाँ पर आपको फोर्स बताना है उस वाले पार्टिकल का। तो फोर्स की बात करें, फोर्स होता है आपका ma, मास इंटू एक्सक्लेरेशन, और जो आपका यहाँ पर एक्सक्लेरेशन है वो होता है आपका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सक्लेरेशन मिल जाएगा। तो y बराबर ut प्लस हाफ GT² है। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली बार करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा जो होगा आपका dy/dt। तो ये हो गया आपका u प्लस हाफ g, t² का हो गया आपका 2t, 2 से 2 कैंसिल, या ये आ गया u प्लस gt, ये आ गया आपका वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं dv/dt जो हो गया आपका यहाँ पर से एक्सक्लेरेशन, और ये हो गया आपका 0 प्लस g, तो इसकी वैल्यू आ गया आपकी g। और यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स थी आपकी मास इंटू एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन की वैल्यू आ गई g। F बराबर mg जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बोला गया कि द एक्सलेरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम, जो आपका एक्सलेरेशन है ना वो आपको ग्राफ की मदद से आपको कैसे पता लग सकता है वो आपको ये बताना है, और ग्राफ है आपका वीटी ग्राफ। तो यहाँ पर ना आपको पता ही होगा कि जो आपका स्लोप होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो आपका यहाँ पर ना इसका एक्सलेरेशन डिनोट करता है। तो यहाँ पर से ना tan थीटा हो जाएगा आपका v/t। तो यहाँ पर जो आपका tan थीटा है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर सी आपका बन गया थीटा और tan थीटा को हम कहते हैं v/t। tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की बात करें तो आपका है यहाँ पर v और बेस की बात करें तो आपका यहाँ पर t। ठीक है, तो एक्सलेरेशन भी आपका यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जो आपका स्लोप है वीटी ग्राफ का वो आपका क्या देता है, वो यहाँ पर देता है एक्सलेरेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात थी, उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिछले साल का पेपर हुआ था ना मिड टर्म एग्जामिनेशन का, उसमें जो है आपका जो क्लास 11 का फिजिक्स का पेपर था उसमें सेक्शन ए का पहला ही क्वेश्चन था, जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल की वो आपकी कौन सी होती है। तो स्टेरेडियन जो है सॉलिड एंगल की जो है
यूनिट होती है। और यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बतानी थी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका यहाँ पर नंबर है वो है 3.1557 इंटू 10⁻7। और यहाँ पर आपको इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में टर्म होता है इसको हम कंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर से आप डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 जो है यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो ऐसे भी छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बन सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन कराया था, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में से कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा आपके 2 मार्क्स में तो आता ही आता है। ज़्यादातर ये देखा गया कि आपके जो है मिड टर्म एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके 2 वेक्टर आपस में इक्वल हैं और अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो भी इनके मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो यहाँ पर ना आपको बताना है कि थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, इस पर लगा दिया अंडर रूट। और यहाँ पर से ये हो गया आपका रिजल्टेंट भी आपका ए के बराबर है। तो इन सबको ना मैं ए के टर्म्स में लिख लेता हूँ, बी को भी ए के टर्म्स में, आर को भी ए के टर्म्स में, और ए तो ए के टर्म्स में है ही। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने बी को भी ए लिख दिया है। तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, रूट था इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर से 2a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा -1/2, और कॉस थीटा में जो -1/2 वैल्यू होती है वो होती है 120 डिग्री की। और यहाँ पर ना मैं आपको फ्रिक्शन के टाइप्स बता देता हूँ। फ्रिक्शन के जो आपके टाइप्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये आपका एक फ्रिक्शन होता है। मैं आपके लिए डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव over the surface of another body but the actual motion has yet not started is called static friction। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो किसी भी बॉडी का, यहाँ पर मान लें आपका एक ब्लॉक रखा है, इसका कुछ मास है, मान लेता हूँ मैं 100 kg के बराबर है इसका मास, और यहाँ पर इस पे जो है एक mg डाउनवर्ड एक्ट करी होगी। तो यहाँ पर ना इसका जो यहाँ पर एक्चुअल वेट हो जाएगा इसका 1000 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर ना अगर मैं इसको यहाँ पर खींचने की कोशिश करता हूँ तो इसको खींचेंगे तो फिर इतनी आसानी से तो ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो वो वाला जो आपका मैक्सिमम फोर्स होता है ना, जब तक इसको रोक के रखता है, तो वो वाला जो आपका फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका वो मैक्सिमम फोर्स होता है जब तक इसके मूवमेंट को वो रोक के रखता है। एक बार मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ। इट इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। यानी कि यह आपका वो मैक्सिमम फोर्स होता है जब ये बॉडी मूव करने वाली होती है। ठीक है, और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी मूवमेंट में आ जाती है। यानी कि जब ये वाला जो फोर्स है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, तो फिर ये मूवमेंट में आ जाएगी, तो फिर उसको कहते हैं हम यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो है मैं आपको कुछ ग्राफ दिखा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर में आने के लिए। तो यहाँ पर ना ये आपका एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। और यहाँ पर जो है आपका ये जो ग्राफ है ऐसे करके जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये जो है पॉजिटिव एक्सीलरेशन देगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन देगा। और ये जो आपका वेलोसिटी है वो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट ग्राफ है वो आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये जो है आपका ऐसे प्रकार का आपका जो है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, जब ये आपका ट्रेपीजियम बन रहा है एक्स वर्सेस टी के ग्राफ के बीच में। और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो स्लोप है एक्स वर्सेस टी ग्राफ की, ये जो स्लोप है ये आपका यहाँ पर क्या देगी, तो tan थीटा देगा आपका यहाँ पर से। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका t, x/t, जो कि होगा आपका यहाँ पर वेलोसिटी। जो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ देता है यानी कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, वो देता है यहाँ पर
वेलोसिटी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चल गई तो फिर वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं एक बार इनको खुद से अटेम्प्ट जरूर से कर लेना। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।